कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस में आप सब संस्कृतज्ञों का हार्दिक स्वागत है। मैं महिपाल स्वामी आज आपको आपके पाठ्यक्रम जो संज्ञा प्रकरण है उसमें अब तक जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और शुरुआत में ही हमने एक वादा किया था कि हम संज्ञा प्रकरण को इस तरीके से पढ़ेंगे, संज्ञा प्रकरण के नोट्स इस तरीके से हम एक सामान्य समझ के तहत बनाएंगे कि उस नोट से कोई प्रश्न बाहर नहीं रहे, है ना। उस नोट्स में ही समाहित हो सारे प्रश्न जो अब तक की परीक्षा में आए हैं, ठीक है। तो हम आज फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अब तक जो पेपर मुझे उपलब्ध हुए हैं उन सबको मैं कंसाइज करके लाया हूँ और मैं आपसे चर्चा करूँगा कि किस तरीके से हम अपने नोट्स में से इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ या आपको सुझाव देता हूँ कि अब आप संज्ञा प्रकरण में इसके अलावा और कुछ न पढ़ें। संज्ञा प्रकरण में आपके 9 या 10 प्रश्न जो आने वाले हैं उसके लिए ये जो अध्ययन सामग्री है ये पर्याप्त है, ऐसा मेरा विश्वास करो, मेरी बात पर आप विश्वास करो। अब सिर्फ आपको एक ही काम करना है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर वो मॉडल पेपर लेता है सेकंड ग्रेड का तो आप सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर को सोल्व करने का प्रयास करो और उसमें ये देखो कि संज्ञा प्रकरण के जो प्रश्न हैं वो आपके नोट से कहीं बाहर तो नहीं है। यदि किसी भी इंस्टीट्यूट के बनाए हुए प्रश्न पत्र में और एक भी प्रश्न हमारे नोट से बाहर है तो हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन आप उम्मीद करो कोई भी उचित प्रश्न जो संज्ञा प्रकरण से संबंधित है वो आपके नोट्सों के अंदर ही गोता लगाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो आज अपन शुरुआत करते हैं और शुरुआत में देखते हैं कि हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने इत संज्ञा के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर मैंने आपसे हलंतेम की बात करी थी। मैंने किसकी बात करी थी? हलंतेम की बात करी थी। और हलंतेम में मैंने ये बताया था आपको कि अंतिम जो हल वर्ण है वो इत संज्ञक होते हैं ना। उसके बाद में जो और इत संज्ञक सूत्र हैं उन सूत्रों की बात वहाँ पर मैंने नहीं करी थी क्योंकि वो वहाँ पर उस स्टडी मटेरियल से उस क्लास में इनका कोई औचित्य नहीं था, है ना। ये उपदेश जो था आपके माहेश्वर सूत्र थे उनके जो हलित वर्ण हैं उनकी जिनकी इत संज्ञा हुई थी हलंतेम से, उनका इसका कोई रिलेशन सीधा नहीं था। तो आज अपन इनको अलग से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो चुटू देखते हैं ना, क्या चुटू, चुटू में क्या है, देखो ये जो सूत्र है आपका चुटू, इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो प्रश्न परीक्षा में आएगा वो आएगा चुटू इतौ स्तः, ठीक है ना। चुटू इतौ स्तः ये आएगा और यहाँ पर रिक्त स्थान दे देगा वो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है। तो इस रिक्त स्थान में आप क्या लिखोगे? प्रत्यय आदौ, आद्य आदौ, है ना। प्रत्यय के प्रारंभ में, आद्य का मतलब प्रारंभ में, है ना। जो प्रत्यय है उनके प्रारंभ में जो चैवर्ग और टैवर्ग है वो इत संज्ञक होता है, वो इत संज्ञक होता है। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जो आपका प्रत्यय है, ये जो मैंने शब्द लिखा है ये आप विशेष रूप से याद रखोगे कि प्रत्यय के प्रारंभ में दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो हो गया प्रत्यय और एक हो गया आद्य, है ना। तो आद्य का मतलब हो गया प्रारंभ, आद्य का मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक हो गया ना। तो प्रत्यय के प्रारंभ में क्या चैवर्ग होगा या फिर क्या होगा? टैवर्ग होगा। तो क्या होंगे वो क्या होंगे? इत संज्ञक होंगे। समझ गए आप? ये इसका ऐसा का ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझो, ये मत भूल जाना, ये परीक्षा में आएगा ऐसा कैसा। या फिर ये दे देगा प्रत्याद्यौ चुटू, है ना, और ये रिक्त स्थान दे देगा। तो आपको इसको पूरी तरीके से ध्यान रखना है और इसका सारभूत तत्व यही है
कि जो प्रत्यय है ना अपने, उनके प्रारंभ में अगर कोई चय आ जाता है या फिर टय आ जाता है, चयवर्ग का कोई भी वर्ण हो या टयवर्ग का कोई भी वर्ण हो, वो इत्संज्ञक होते हैं, उनका लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं मैं, उदाहरण के तौर पर आप देखो, जैसे ये राम शब्द है और इसमें क्या है, इसमें ये जस प्रत्यय है, ठीक है ना। अब जस में क्या हो जाएगा, चुटु सूत्र लगेगा और इस चुटु से जय का लोप हो जाएगा, इत्संज्ञा होकर के तस्य लोपे से इसका लोप हो जाएगा। जय का लोप क्यों हुआ, क्योंकि ये चय वर्ग का है, समझते हो ना। चय वर्ग का होने की वजह से इसका इत्संज्ञा हो गई, इसका लोप हो गया। बचा क्या, अस बचा। अस बचा तो क्या हो जाएगा भैया, अस में राम का ए और ये अस का ए मिलकर के आ हो जाएंगे, तो ये रामा बन जाएगा। और ये श है, इस सहकार का विसर्ग हो जाएगा और ये पूर्णतः क्या बनेगा, रामा बनेगा। और ये एक क्या हो गया, सुबंत हो गया। ये क्या हो गया, सुबंत पद हो गया। ये एक पद संज्ञक शब्द हो गया ना, यहाँ पर इस शब्द की पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा क्यों हो गई, क्योंकि अपन ने सुबंत प्रत्यय लगा दिया। मैंने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुबंत प्रत्ययों की जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। अब की बार प्रश्न यहीं से बनेगा। आपको तिगंत प्रत्ययों की जो टेबल है, आत्मनेपदी धातु और प्रश्नपदी धातु, उनके नौ जो प्रत्यय हैं उनकी टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चुटू की बात हो गई। इसके बाद में अपन देखें, इसके बाद में लसक व तद्दिते है ना। लसक व तद्दिते इसमें क्या होगा, ये देखो, ये कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि ले, शय और कु का मतलब आप समझ गए, कै वर्ग है ना, कै वर्ग का हो गया है पूरा मामला। ये अतद्दिते, अतद्दिते का मतलब है कि जो तद्दित प्रत्यय नहीं है, तद्दित प्रत्यय के अलावा किसी भी प्रत्यय में प्रारंभ में लय मिल जाए, आपको शय मिल जाए और कै वर्ग का कोई भी वर्ण मिल जाए, तो वो इत्संज्ञक होगा। किससे, लशक व तद्दिते से। और इत्संज्ञक वर्ण के हमेशा तस्य लोप से लोप हो जाता है ना। तो आप इतना याद रखो। इसका उदाहरण अपन समझें तो एक प्रत्यय है, कौन सा, जैसे अपन बात करें राम और प्लस शश प्रत्यय है ना, शश प्रत्यय है, ठीक है। तो शश प्रत्यय में क्या हो जाएगा, शश प्रत्यय में इस शय का लोप है, वो किससे हो जाएगा, इससे किससे हो जाएगा, लशक व तद्दिते से हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये अतद्दित प्रत्यय है ना, और तद्दित का नहीं है। और शश प्रत्यय सु ओ जश अम और शश है ना, द्वितीय बहुवचन में आता है। तो ये शय का लोप किससे हुआ, लशक व तद्दिते से हुआ। और ये प्रत्यय कहाँ कहाँ किस किस में लशक व तद्दिते अपना प्रहार करता है, वो जब अपन प्रत्यय वर्त्यय पढ़ते जाएंगे ना आगे से आगे, तो ये सूत्र बीच में आते रहेंगे, तो वहाँ डिटेल से पढ़ लेंगे। मैं आपको प्राइमरी जानकारी दे रहा हूँ इसलिए, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें एक मसाले के साथ चली जाएं, तो वो चीज़ें याद रहेंगे ना। एकदम सूत्र ही एकदम आप दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे तो वो सूत्र ठहरेगा नहीं। उसके अगल बगल की कहानी जब सूत्र के साथ में होती है तो वो सूत्र थोड़ा दिमाग में ठहर जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से श प्रत्ययस्य है। श प्रत्ययस्य में क्या है, श प्रत्ययस्य में ये कह रहा है कि प्रत्यय के प्रारंभ में है ना, प्रत्यय के प्रारंभ में क्या होगा, आपको ये श मिलेगा ना। और ये भी इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इत्संज्ञक हो जाएगा। जैसे शवुन प्रत्यय है तो इसमें अपने को अपने काम का वू रहता है, न का लोप हलंतेम से हो जाएगा और इसका श का लोप किससे हो जाएगा, श प्रत्यय से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, श प्रत्यय से श का लोप हो जाएगा। उसके बाद में आदि री टुडवे, इसमें भी क्या, आदि का मतलब प्रारंभिक है ना। प्रारंभ में सब जो ये होंगे, ये जो सब इत्संज्ञक वर्ण है ये प्रारंभ में मिलेंगे, प्रत्यय के प्रारंभ में है ना। तो क्या होगा, आदि मतलब प्रारंभ में अगर आपको टू मिले, डू मिले है ना, और ई मिले, तो वो क्या होंगे, इत्संज्ञक हो जाते हैं ना। जैसे अपने उदाहरण के लिए इसका आदर्श उदाहरण देखें तो डू क्री धातु है ना, तो इसमें ये डू है ना, ये आदि री टू डू से क्या हो जाता है, इसका इत्संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है।
परीक्षा में इनसे संबंधित आपका प्रश्न ऐसा कभी नहीं आएगा कि चलो जी ये कंडीशन है, इसमें आधी रही टू डबल लगा के दिखाओ हमें कैसे लगता है, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा। जो संस्कृत विभाग की भर्ती आई है फर्स्ट ग्रेड की, उसमें जरूर पूछेगा। उसमें पूछता है कि ये इस कंडीशन में इस सूत्र से क्या क्या होता है ना, तो या फिर ये कंडीशन है यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाओगे ना, तो वो डीपली पूछता है। आपको सिर्फ इसमें इतना ही पूछेगा कि इनमें से कौन सा है वो इत्संज्ञा विधायक सूत्र है या नहीं है। दूसरी बात इनके बीच में से पूछ सकता है कि इसमें किस किस की इत्संज्ञा होती है। जैसे इसमें एक कंडीशन लगा सकता है कि अतद्धित है, तो वो ऑप्शन इस प्रकार का बनाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि अतद्धित है ना, तद्धित भिन्न प्रत्यय में ये सब होता है, तो ये आपकी समझ होनी चाहिए। वो आपकी ये समझ जानने का प्रयास करेगा। वो चुटू से ये जानने का प्रयास करेगा कि चय और टय हो प्रत्यय के प्रारंभ में है ना, आदि आद्य प्रारंभ में इत्संज्ञक होते हैं, वो ये जानने का प्रयास करेगा, है ना। और हलंतिम में आपने बहुत डिटेल से पढ़ लिया। तो इस तरीके से ये जो इत्संज्ञा विधायक सूत्र हैं वो सारे के सारे आपके डिस्कस हो गए। मुझे नहीं लगता इनमें कोई प्रॉब्लम है। यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम फिर से इनको फिर से पढ़ेंगे। फिर से इसमें जो आपकी बातें अधूरी है, आपकी नज़र में जो ऐसे लगता है कि जो बातें छूट गई हैं वो अपन पूरी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब जो विगत परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि अब तक किसी भी परीक्षा में, हिंदुस्तान के किसी भी परीक्षा में जो परीक्षा अपने सेकंड ग्रेड के लेवल का सिलेबस रखती है, उस परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जो अपने नोट्स में नहीं होगा ना, वो दिक्कत है। देखो एक प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, इत्संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, है ना। वो पूछता है कि इत्संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो इसमें हलंतेम हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? कोई किसी को दिक्कत नहीं है कि हली अंतिम, हलों में जो अंतिम है ना, हलों में जो अंतिम है वो इत्संज्ञक होता है, ठीक है ना। आदर्शनम लोप, ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। मैंने कहीं इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में आता है, ये फर्स्ट ग्रेड में आता है, आपके सेकंड ग्रेड में नहीं है। फिर भी अगर आप इसको जानना चाहो तो इसके बारे में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप है। इसके अलावा इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मान लो कि इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट लाइन आपको मिलेगी नहीं। प्रसक्त का मतलब है जो विद्यमान का, आदर्शनम का मतलब दिखाई नहीं देना, विद्यमान का दिखाई नहीं देना लोप संज्ञा कहलाता है। ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। ये कैसा सूत्र है? ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। लोप संज्ञा है और संज्ञी कौन है? संज्ञी हो गए विद्यमान का दिखाई नहीं देने वाले वर्ण, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रसक्तस्य आदर्शनम, यहाँ रिक्त स्थान मिलेगा आपको, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्यमान का दिखाई नहीं देना लोप संज्ञक होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ये फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में नहीं है। आदिर अंत्यन सहित आप जानते हो कि ये प्रत्याहार साधक विधायक सूत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हलंत्यम के बाद में जो वर्ण सर्टिफाइड है इस बात के लिए कि इत्संज्ञक है, उससे उसका लोप तस्य लोप से होता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग का मतलब है जो अपन हिंदी में संयुक्त वर्ण पढ़ते हैं ना, संयुक्त वर्ण, वही संयोग संज्ञा है संस्कृत के ना। संयुक्त वर्ण पढ़ते हो आप कि जब दो वर्णों को मिला देते हैं तो एक संयुक्त वर्ण बन जाता है। त्रय है, गे है, क्ष है। तो ये संयुक्त वर्ण कब बनते हैं? जब दोनों वर्णों के बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं हो। सीधी सी बात इतनी है कि जब दोनों के बीच में स्वर वर्ण नहीं है तो वो संयुक्त वर्ण बन जाते हैं। तो वो कह रहा है कि दोनों के स्वरों के बीच में नहीं है। द्वयो व्यंजनियों मध्य, दो व्यंजनों के बीच में संयोग संज्ञा होती है ना, तय और ये रे, ठीक है ना। तो देखो तय हलंत है तो इसमें स्वर नहीं है, और रे में जो स्वर है ना उसको हलंत करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा ना, इधर बीच में नहीं आएगा। तो ये त्रय बन गया। क्या बन गया? त्रय बन गया। यही संयोग संज्ञा है। ये त्रय है ना, ये आदर्श रूप है संयोग संज्ञा का ना। बाकी जो आपके जो संयुक्त वर्ण है ना वो सारे के सारे संयोग संज्ञक हैं, ठीक है। ये भी अपने नोट्स में था। उसके बाद में लिखो अधोलिखिता नाम कस्मिन पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता है। मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी, संहिता का मतलब ये है कि वो संधि करने का रास्ता खोज रहा है। दो वर्ण है ना जिनके बीच में अर्धमात्रिक जो उच्चारण काल है उसका भी अभाव, व्यवधान का अभाव, है ना। अर्धमात्रिक काल
व्यवधान अभाव है, अर्धमात्रिक काल से अधिक की व्यवधान का अभाव जहाँ पर है वो वर्ण है, वो संहिता संज्ञक हैं, उनकी संहिता होती है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये उप है और ये इंद्र है, तो ए और ई ये दो संहिता संज्ञक वर्ण है, इनकी संहिता संज्ञा हो गई। तो ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, संयोग संज्ञक है और इनका कोई मतलब नहीं है, ये संहिता संज्ञक हो गया। संस्कृत वर्णमाला या उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। देखो संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने हैं आप बताओ। पाणिनीय शिक्षा में 8 उच्चारण स्थानों का जिक्र किया गया है ना। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठः शिरस् तथा जिह्वा मूलम च दंतास्त नासिका ओष्ठौ च तालु च। ये पाणिनीय शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। तो हम पर क्या करें, देखो एग्जामिनर है ना, यहाँ पर थोड़ा सा वो डायनेमिक बन गया ना, मतलब एकदम उसने कभी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं की कि बच्चा जो रट गया है ना पाणिनीय शिक्षा का श्लोक, उसके आधार पर बना एक आंसर दे दे ना। उसने ऐसा दिमाग लगाया कि बच्चा खुद के दिमाग में क्या सोचता है ना, खुद भी तो कुछ सोचता होगा, खुद की तो इतना पढ़ने के बाद में बच्चे ने खुद में कितना डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण की शक्ति उसके दिमाग में बनी है, वो चेक करने के लिए उन्होंने ये 8 का ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है ना। तो आप खुद से दिमाग लगाओ, डायनेमिक बनो, क्या बनो कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो मेरे हिसाब से 7 होते हैं। कैसे, 5 तो अपने वर्गों के सीधे सीधे हो गए, कै वर्ग, पै वर्ग, तै वर्ग, टै वर्ग है ना, चै वर्ग। तो 5 उच्चारण स्थान तो ये इनके वर्गों के हो गए। एक नासिका हो गया, ठीक है ना, एक नासिका हो गया और एक जीवा मूलम हो गया ना, जीवा मूल्य से जीवा मूलम। तो 5 और 2 7। अब बताओ मुझे इसके अलावा कोई उच्चारण स्थान है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये उच्चारण स्थान है। तो इसमें सही आंसर 7 होगा। ठीक है ना, ये 7 सही है। वो 8वां छोड़ दिया उन्होंने, 8वां छोड़ दिया उन्होंने, इसलिए छोड़ दिया कि बच्चा खुद क्यों सोचता है। अब देखो मैंने खुद ने जब एग्जाम दी तो ये मान के चलो कि वो दंतोष्टम आप सोच रहे हो, वो वकार से दंतोष्टम है ना, कंठ तालु कंठोष्टम है ना, ये सब जो आप सोच रहे हो ना वो मैंने भी सोचे थे, लेकिन वो है नहीं। वो 2 उच्चारण स्थानों का एक संयुक्त स्वरूप है, वो कोई नया उच्चारण स्थान नहीं है। आप सोच रहे हो वकार से दंतोष्टम, वो भी तो एक नया है, वो नया नहीं है, वो 2 का एक संयुक्त रूप है ना। तो उच्चारण स्थान, ये इंपॉर्टेंट बात है। पाणिनीय शिक्षा में जो 8 उच्चारण स्थान है उनके आपको नाम होने चाहिए, और रीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछ लेगा कि उच्चारण स्थान कितने हैं, वो जरूर पूछेगा, रीट में तो जरूर पूछेगा कि उच्चारण स्थान हैं कितने। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 हैं, और वैसे अपन अगर ऑप्शन में उसमें देखें तो 7 थे, तो वो 7 सही था। ठीक है। तय वर्ग से उच्चारण स्थानम, तय वर्ग का, अब तुलसा नाम दंत आप जानते हो, तय को बोल करके देखो। मैं तो लरी तुलसा नाम दंत कभी याद नहीं रखता, मैं तो बोलता हूँ तय। तो तय बोला तो जीभ है वो दांतों में घुस रही है तो दंते हो गया, तो मैं तो इस तरीके से दंता कर देता हूँ। वर्णा नाम ऐदर्श ने का संज्ञा भवती, वर्णों को दिखाई नहीं देने वाला लोप संज्ञा होती है ना। अभी तो बताया था कि विद्यमान का दिखाई नहीं देने वाली चीज़ क्या होती है, लोप होती है। उसके बाद में वो कह रहा कि डूक्रिय करने धातु अंतिम से यह वर्ण से इत संज्ञा केन सूत्रेण भवती। तो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो कह रहा है कि आदि ने ये टूडवा दे दिया। अब ये किसकी सामान्य जानकारी अगर आपको है तो ये प्रश्न आपका सही जाएगा, लेकिन जो बच्चे ऊपरी स्तर पर पढ़ते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं ना, हमेशा ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, वो गलत करके आते हैं। थोड़ा सा डायनेमिक प्रश्न है। वो कहता है कि इसमें इसका लोप किससे हुआ है, तो इसका हलंतेम से हुआ है ना। अंतिम हलित की संज्ञा इत संज्ञा हलंतेम से होती है, जबकि आदि ने ये टूडवा का मतलब है कि ये जो प्रारंभ में ही मिल जाए, टू मिल जाए, डू मिल जाए, प्रारंभ में शुरुआत में ना, फर्स्ट में, उसकी इत संज्ञा करता है ये तो, और अंतिम का के लिए हलंतेम है। ठीक है ना। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, कुछ और सही हो, है ना। तो वो आपको पता होना ज़रूरी है, आपस में अपने शेयर होनी ज़रूरी है वो बात, है ना। उसके बाद में आप समझ तो रहे हैं ना सारी चीज़ें। उपदेश से अनुनासिक से आपको पता है ना, मैंने लन जो सूत्र है उसमें एकार का लोप किया था, बहुत अच्छे से समझाया था। तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये सारे के सारे अपने नोट्स में हैं। ठीक है। स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्नम किम अस्ति, है ना। विवृतम स्वराणाम, मैंने लिखवाया था आपको साफ साफ, विवृतम स्वराणाम।
तो वहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ पर आप विवृतम कर दोगे। और ये चीज़ें आप सब बहुत डिटेल से डिस्कशन हुई है, इनका विवेचन कर चुके हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रयत्न वर्णा संधि ईषद विवृत ना, विवृत का मतलब क्या समझते हो ना आप? विवृत का मतलब होता है मुख का खुलना और ईषद विवृत का मतलब मुख का थोड़ा खुलना। तो ईषद विवृत ऊष्माणाम ऐसा लिखा था ना अपन ने, ईषद विवृत ऊष्माणाम। तो ये श है, इनका क्या हो गया? ईषद विवृत हो गया। ठीक है, ईषद विवृत ऊष्माणाम। और ये रलव का क्या है? ईषद स्पृष्टम। आप जानते हो कि ये रलव इसमें जीभ का थोड़ा स्पर्श होता है, इसलिए ईषद स्पृष्ट हो गया और ये ईषद विवृत हो गया। इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। वकार से उच्चारण स्थानम है ना, दंतोष्टम। वैकार का उच्चारण स्थान दंतोष्टम है। बहुत मैंने उस टाइम में बताया था कि ये पेट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये आता रहता है हर एग्जाम के अंदर। विशिष्ट है वैकार को, वै को बोलोगे तो वै होठ तो मूवमेंट कर ही रहा है, होठ में तो हलचल है ही है। दूसरी अगर ओष्ठ की दंत की बात करें तो वै में आपकी जीभ की स्थिति है वो दांतों के ऊपर रगड़ के साथ जा रही है, तो वो दंते भी हो गया, तो दंतोष्टम हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से सुबंता नाम तिगंता नाम च का संज्ञा, सुबंत और तिगंतों की पदम संज्ञा ना, पद्म है ना, पदम संज्ञा है सुबंत और तिगंत की। इस बार परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा? इस बार वो पूछेगा कि कौन सी विभक्ति के कौन से वचन में कौन सा सुबंत है ना, कौन से पुरुष के कौन से वचन में कौन सा प्रत्यय है ना, तो ये आपसे पूछेगा। तो आपको सुबंत और तिगंत प्रत्ययों को बहुत अच्छे तरीके से टेबल बना करके याद कर लो। ये कहीं न कहीं परीक्षा में आने की संभावना मुझे जरूर दिख रही है। लोप संज्ञा सूत्रम विदते, तो आदर्शनम लोप है, ये लोप संज्ञा सूत्र है। ये फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में है नहीं, सब जानते हैं अपन। हलंत्यम को पढ़ ही लिया अपन, तस्य लोप से लोप संज्ञा होती है। तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, दो एक जैसे वर्णों के बारे में बताता है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। पर है सन्निकर्ष है संहिता है ना, अत्यधिक समीपता। पर का मतलब मैंने बताया था आपको कि अत्यधिक, क्या अत्यधिक, और सन्निकर्ष का मतलब है समीपता। तो दोनों की अगर दो वर्णों की बहुत ज़्यादा निकटता है तो वो क्या होता है? वो संहिता होता है ना, वो संहिता होता है। ठीक है। संयोग संज्ञा जानते हो कि दो व्यंजनों के बीच में जो स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं होगा तो संयोग होगा, ये सब कुछ नहीं है। री टूटसाणाम उच्चारण स्थान, री टूटसाणाम आप जब जानते हो मुर्दा है ना, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। उच्चारण यत्न कति विधो अस्ति, उच्चारण यत्न, जो यत्न है ना, प्रयत्न, वो कितने प्रकार का होता है? तो ये यत्न है द्विधा। यत्न कितने प्रकार का होता है? द्विधा। तत्र आद्य पंचदा, अगर वो अभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो वो पंचदा बता देना। और अगर उसकी बात करें, बाह्य की बात करें ना, बाह्य प्रयत्न, तो वो एकादश। ठीक है। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुबंत से तिगंत से का संज्ञा भवती, वही है पदम संज्ञा भवती, सुबंत और तिगंत की। और संस्कृत व्याकरण ने इत्संज्ञक से किम भवती, इत्संज्ञक का क्या होता है संस्कृत व्याकरण में? इत्संज्ञक का लोप होता है और कुछ नहीं होता। आप जानते हो तस्य लोप से उसका बेचारे का लोप ही होना है, और क्या होना है जो इत्संज्ञक है। संस्कृत व्याकरण ने लोप शब्देन वर्ण से का अवस्था सूच्यते, लोप शब्द से ये है कि वर्ण की कौन सी अवस्था बताता है ना, अवस्था के बारे में। देखो ये वर्ड है ना, इसी में सारी बातें छुपी हुई हैं। तो आप तस्य लोप के चक्कर में मत फंस जाना ना। वो पूछ रहा है कि लोप शब्द से वर्ण की अवस्था, सिचुएशन क्या है, किस स्टेज में है ना, किस स्थिति में है। सबसे अच्छा वर्ड है कि स्थिति क्या है उसकी। तो अपन ये समझते हैं कि वो विद्यमान का दिखाई नहीं देना, तो वो आदर्शनम है ना, ये नहीं है, ये मत करना आप, है ना। वो पूछ रहा है कि शब्देन वर्ण से का अवस्था है ना, स्थिति क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द लेटर है ना, या कौन सा अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट की वो सिचुएशन क्या है ना। तो वो सिचुएशन पूछ रहा है, तो सिचुएशन के लिए सही शब्द है कि वो किस स्थिति में है। तो वो विद्यमान की दिखाई नहीं देने वाली स्थिति में लोप होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित सब निम्नलिखितेषु संयोग संज्ञायुत शब्द वर्तते। ठीक है। वो कह रहा है कि ये नीचे दिए गए हैं ना, इनमें संयोग संज्ञा से युक्त शब्द कौन सा है? तो भैया ये अम्बुदय है ना,
ये मैं और ये ब, इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल हो सकता है संयोग संज्ञा का, क्योंकि मैं में स्वर नहीं था ना, तो ये आपस में जुड़ के संयुक्त वर्ण हो गए, है ना। संयुक्त, हिंदी वाले संयुक्त तो संयोग संज्ञा है, और कोई नया थोड़ी है ना। संस्कृत व्याकरण इत संज्ञक से किम भवती, संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञक का लोप होता है जी, और कुछ नहीं होता, है ना। ये सब हो गया अपना। उसके बाद में ये हो ही गया, ये सारे अपने डिस्कस कर लिए, रिपीट हो रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, मैंने रीट के सिलेबस डिस्कशन किया था, और मैंने सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम का विवेचन किया था। उन दोनों में मैंने एक बात आपसे कही थी कि आज ही आप वादा करो कि जीवन में एक ही बुक पढ़ोगे, क्योंकि वो एक बुक है, आपको वो 80% सिलेबस आपका कवर करेगी। और मैंने कहा कि 10% अपने खुद के तर्क से बच्चा जब 80% बातें पढ़ लेता है ना, तो वो 10% अपने तर्क और बुद्धि का विकास कर लेता है और अपने आर्ग्यूमेंट से जवाब दे पाता है। तो उस 10% से संबंधित प्रश्न जो आता है वो ये है, ये उसका आदर्श रूप है ना। मैंने पूरे ऑब्जर्वेशन पूरा सोच समझ करके ऐसी बात निकाली थी कि ऐसा होता है कि जब 80% बातें पढ़ने के बाद में 10% चीज़ें अपन किताबों में नहीं होती है, फिर भी अपन खुद के आर्ग्यूमेंट से, तर्क से विकसित कर लेते हैं ना। तो ये देखो कितना शानदार प्रश्न बनाए इन्होंने, है ना। और यहीं पर तो मेरिट तय होती है। जो आपके पद हैं 1800, वो यहीं से तो तय होंगे, बाकी नॉर्मल चीज़ें सब बच्चे करेंगे, आप भी करेंगे, है ना। ये देखो कितना शानदार है। निम्नलिखितेषु पद संज्ञक है शब्द अस्ति। निम्नलिखित में से पद संज्ञक शब्द कौन सा है? फल, हरि और गुरु और लता। बताओ इसमें से पद संज्ञक शब्द कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न है ना। जो बच्चा डायनेमिक सोच का है ना, जिसकी बुद्धि एकदम एक आर्ग्यूमेंटिव है ना, बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ता है, चीज़ों को समझता है, वो बहुत इजीली दे सकता है इसका आंसर, है ना। इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से पद संज्ञक शब्द कौन सा है? तो इसमें ये हरि है, ये हरि ये हिंदी का है, ये संस्कृत का हो गया। ये फल हिंदी का है, ये संस्कृत का हो गया। और ये गुरु क्या है? ये गुरु हिंदी का है, ये संस्कृत का हो गया। लेकिन ये लता ये संस्कृत का ही है ना। कैसे हुआ? ये लता शब्द है और इसमें सुबंत प्रत्यय लगा, शु, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो इसमें सहकार का लोप होता है, उकार का लोप होता है ना। इसकी संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। सहकार का लोप किससे होता है? एक सूत्र है संस्कृत में, हलंग्या व्यो दीर्घात शुति से प्रिक्तम हल, ऐसा लंबा सूत्र है, वो लघु सिद्धांत कौमुदी में आप देख सकते हो। उससे सहकार का लोप हो जाता है तो बचता लता है, और वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ऐसा ही बनता है। तो ये सुबंत प्रत्यय युक्त शब्द है, सुबंत प्रत्यय लगने की वजह से लता शब्द बना। और जब सुबंत प्रत्यय इसमें लग गया, जिस शब्द में सुबंत प्रत्यय लग जाता है ना, और जिस धातु में तिगंत प्रत्यय लग जाता है, शब्द और धातु में सुबंत और तिगंत प्रत्यय लगने पर वो हमेशा पद संज्ञक हो जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्नों से आप एनालिसिस करना सीखो, एक समझ बनाओ कि ऐसा और कोई डायनेमिक प्रश्न आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी में नहीं करना। यण वर्णों का उच्चारण स्थान और बाह्य प्रयत्न है ना, यण वर्ण है। तो इसमें यण वर्णों का क्या होगा? बताओ, अल्प प्राण होगा कि महाप्राण होगा? विवार होगी, घोष होगा, ठीक है ना। ये आप जानते हो, आपके नोट्स में बिल्कुल शानदार तरीके से लिखवाया है। और इसके बाद में लगभग अपना जो संज्ञा प्रकरण के चीज़ें हैं वो लगभग खत्म हो गई हैं। ये एक सुप्तिंगतम भवति अन पद संज्ञम भवति। विसर्ग से उच्चारण स्थान कंठ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, विसर्जनीय नाम कंठ है। संज्ञा भवति, तो सवर्ण संज्ञा में कौन सा है? तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। उसके बाद में ईसत स्पष्ट कौन से हैं? तो ईसत स्पष्ट ये लवे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, ऐसा प्रश्न बताओ जो आपके नोट्स में नहीं है। और हलंते में इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? संज्ञा होती है, ठीक है। पर सन्निकर्ष इति रिक्त स्थान पूर्णम कुरुत, ऐसा कुछ है।
तो अत्यधिक निकटता से कौन सी होती है? संहिता संज्ञा होती है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को खोल खोल के ना, एक एक वर्ण को खोल खोल के समझाया है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप इन चीज़ों को आत्मसात कर जाएं। देखो मेरा जो वीडियो है ना वो थोड़ा लंबा ज़रूर है, आपको मैटर थोड़ा सा ऐसे शिकायत आ रही है कि मैटर कम है बाकी वीडियो बड़ा है, तो मैं ये आपको सुझाव देता हूँ कि मैटर तो लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत है। मैटर तो आपकी किताबों में, प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी में बहुत है। मामला मैटर का नहीं है, मुद्दा मैटर का है ही नहीं, मुद्दा यह समझ का है। तो मैं चीज़ों को, एक एक चीज़ों को खोल खोल के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर जीवन में एक बार समझ लिया ना तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये जस्ट जैसे गणित है ना आपकी, वैसे ही आपकी संस्कृत है। गणित एक बार समझ में आ गई फिर दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो तो समझ गए आप। वैसे ही अगर संस्कृत को एक बार समझ लिया ना फिर दोबारा इसको पढ़ने और रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप क्या करो, ये तकनीक का युग है, तकनीक बड़ी सहायक है। आप वीडियो को 1.5 पर 1.75 पर करके सुना करो मेरे वाले को ना, ताकि आपका टाइम कम कंज्यूम हो। लेकिन चीज़ें जब समझ में नहीं आएंगी ना तब तक मज़ा नहीं है। तो यही तो वजह है कि सारे के सारे प्रश्न अपन कर लेते हैं। ठीक है, उच्चै इति का संज्ञा वर्तते, उच्चई इसकी कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पूछ रहा है, देखो अव्यय नहीं पूछ रहा है, ये संज्ञा पूछ रहा है। ये यहाँ पर तय होता है कि पूछ क्या रहा है, तो संज्ञा पूछ रहा है उच्चई। तो मैंने कहा था ना, तालवाद स्थानेषु ऊर्ध्व भागेषु, है ना, ऊर्ध्व भागेषु निष्पन्नो, जो तालुवादी स्थानों के ऊंचे भाग से जो उच्चारण निष्पन्न होता है, उच्चारित वर्ण होता है, वो क्या होता है? उद्दात होता है ना। तो उच्चई अव्यय नहीं है, संज्ञा लिख दिया, तो अपन अव्यय को नहीं देखेंगे यहाँ पर, इसको देखेंगे उद्दात को। ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखवाया हुआ है। एक्वे विसर्जनीय नाम उच्चारण स्थानम कंठे, वैकार से उच्चारण स्थानम क्या है? दंतोष्टम, कोई दिक्कत नहीं है। आभ्यंतर प्रयत्नानि संति, पंचदा, 5 प्रकार के। तुल्या से प्रयत्नम इति किम सवर्णम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे इजी प्रश्न है। सुबंत तिगंत से च संज्ञा अस्ति, पद संज्ञा। ये मैंने 45 प्रश्न किसके संज्ञा प्रकरण के। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, अपने 45 प्रश्न, अब तक के 45 प्रश्न हैं वो संज्ञा प्रकरण के, जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो सारे के सारे आपके सामने मैंने रख दिए। सारे के सारे प्रश्न अपने नोट्स में हैं, मेरे वीडियो में हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे, इन वीडियो को एक सुंदर से नोट्स में सजा लेंगे, तो आपको भविष्य में संज्ञा प्रकरण में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसा मैं वादा करता हूँ आपसे। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनने की और एक नोट्स में उतारने की ज़रूरत है। और आप वादा करो कि इसके अलावा आप उलूल जुलूल बातें कोई भी नहीं पढ़ोगे। सेकंड ग्रेड में कम से कम सेकंड ग्रेड में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, किसी भी स्थिति में नहीं पूछेगा, इसी के इर्द गिर्द पूछेगा। इसी को बार बार पढ़ो, इसको बार बार पढ़ोगे तो ये आपकी आंखों में स्कैन हो जाएगा और आप पलक झपकते ही आंसर देने की स्थिति में पहुंच जाओगे, है ना। तो इसको बार बार पढ़ते रहो। ये मेरा संज्ञा प्रकरण में एक समन्वित प्रयास था। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि आपके आने वाली परीक्षाओं में इससे बाहर प्रश्न नहीं आए। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस नोट्स को सजा लेना है, इस पर पूरा विश्वास करना है और किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉडल पेपर देखो, संज्ञा प्रकरण के प्रश्न देखो, उन प्रश्नों को अपने नोट्स में देखो। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर हो, आपके नोट्स से बाहर प्रश्न नहीं होगा और आपके एग्जाम में भी इससे बाहर प्रश्न नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इन नोट्सों को सजाने की ज़रूरत है। अगर अच्छा लगता है आपको तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबा लो, ठीक है ना, ताकि एक नया वीडियो आपके सामने तुरंत ही आ जाए। देखो क्या होता है, मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा आपसे कि 2010 की बात करता हूँ आपसे। 2010 में क्या था, यहाँ परीक्षक था इस लाइन पर और इसी लाइन पर कौन था, स्टूडेंट था। दोनों एक साथ थे। ये स्टूडेंट है, ये आपका जो पेपर सेटर है। दोनों एक ही लाइन पर, है ना, एक ही जगह खड़े हुए थे, एक ही लाइन पर खड़े हुए थे। यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने बेस ईयर 2010 क्यों बताया,
क्योंकि मूलतः जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां जो प्रारंभ हुई थी ना, जो भर्तियां लगभग एक सीरीज में हुई थी, वो 2010 के बाद में हुई थी, है ना। तो यहाँ पर पेपर सेटर और बच्चा दोनों एक ही जगह खड़े हुए थे। लेकिन आज अगर बात करें 2022 में बात करें तो पेपर सेटर है वो कहाँ चला गया। 2022 में पेपर सेटर है वो यहाँ खड़ा है और बच्चा कहाँ रह गया, यहाँ रह गया। तो पेपर सेटर 10 कदम आगे हो गया बच्चे से पेपर सेटर 10 कदम आगे हो गया। वो कुछ प्रश्न ऐसे डाल देता है पेपर में कि बच्चा पिछड़ जाता है, वो बच्चा उलझ जाता है उनमें ना। अब ये ऐसा हुआ क्यों, ये एडवांस कैसे हो गया। जब आप 2010 में एक ही साथ खड़े थे तो ये आप ही के पुराने पेपरों को देख करके पेपर सेटर एडवांस बन गया ना। उसको पता है कि मैंने पिछले इन 8-10 सालों में ये चीज़ें दी हैं, तो वो इस बार उन्हीं को पढ़ करके कुछ नया निकालेगा, है ना। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। पेपर सेटर आप ही के पुराने पेपर पढ़ करके वो आप इसे सीख करके और कुछ नया बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो वो आपसे 10 कदम आगे चला जाता है क्योंकि वो नया बनाने का प्रयास करता है। आपकी समस्या ये है कि आप यहाँ पर हो और आप क्या करते हो कि पिछले सालों के पेपर है ना, वो पेपर देख करके और एकदम पूर्णतः आश्वस्त होकर बैठ जाते हो कि जी आज तक की जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वो मुझे आ रहे हैं, तो अब आने वाली परीक्षा के सारे प्रश्न भी मुझे आएंगे। ऐसा नहीं है। वो अगर पेपर सेटर एडवांस हो सकता है, एक कदम आगे बढ़ सकता है, हर परीक्षा में वो एक कदम आगे बढ़ता है। आप किसी भी एग्जाम का पेपर ले लो, आप जीएस का जीके का ले लो या साइकोलॉजी का ले लो या शिक्षण विधि का ले लो, पुराने पेपर से एक कदम वो आगे मिलेगा आगे वाली परीक्षा में ना। तो आपको भी यहाँ से पुराने पेपरों को देखने के बाद में आपकी स्थिति ये है, अब आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होना है, यहाँ आना है, ठीक है ना। तो ये 5 कदम और आगे चलना होगा। आपको पुराने पेपर देख करके वहीं पर बैठना नहीं है। आपको इस बात को सोचना होगा कि अगर मैं पेपर सेटर हूँ और मैंने ये सारे पुराने पेपर देख लिए तो अब मैं क्या बनाऊंगा। क्या मैं पुराने पेपर देख करके उसी लेवल के प्रश्न बनाऊंगा? कभी नहीं बनाऊंगा। मैं कुछ नया दूंगा, कुछ एडवांस दूंगा, ताकि मेरी भी बुद्धिमत्ता का पता चले लोगों को ना। तो आपको भी इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में और कुछ नए चीज़ें, नए आइडियाज़ दिमाग में डेवलप करने ही होंगे, तब जाकर के हम इस एग्ज़ाम को टॉप कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा एक प्रयास और रहेगा, मैं आपके सामने एक मॉडल पेपर लाऊंगा संज्ञा प्रकरण का, और उसमें ये मैं कोशिश करूंगा दिखाने की आपको कि पेपर सेटर अगर एडवांस हो सकता है, अगर वो 2 कदम आगे बढ़ रहा है पुराने पेपरों से, तो वो कितना आगे जा सकता है। इस तरीके के थोड़े से एडवांस प्रश्न बना के लाऊंगा जो कि अगली क्लास में आपको मिलेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगला जो मैं एडवांस पेपर सेट करके लाता हूँ आपको, उसको बड़े ध्यान से देखना। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अब तक के पैटर्न से मुझे 2 छलांग ऊपर लगानी है, और 2 छलांग ऊपर लग जाएंगी तो मैं उस पेपर सेटर की और मेरी स्थिति बराबर हो जाएगी और हम पेपर को पास कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।